मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आ चुका 1 फरवरी 2025 को। और इस बजट में क्या खास लेकर आए हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से गठजोड़ की रही है, बजट पर बहुत सारे लोगों की नज़रें टिकी हुई थी। इस बजट में क्या खास रहा, इस सब को जानने के लिए हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हैं। द सीए पल्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं सीए समीर अग्रवाल जी। इन्फोगेन कॉरपोरेशन एक आईटी कंपनी में ग्लोबल टैक्स हेड हैं। उनके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बजट 2025 के बारे में, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे लोगों की आशाओं पर ये बजट 2025 कितना खरा उतर रहा है। क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों पर इस समय सभी की नजरें हैं। जिस तरीके से उन्हें पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ, जिस तरीके से जीडीपी 8% से 6.5% पर पहुंच गई है, जिस तरीके से शेयर मार्केट ने पिछले 4 महीने में अपनी रंगत दिखाई है और 26,000 का निफ्टी इस समय 23,000 पर घूम रहा है। लोगों के पोर्टफोलियो जहां 30 से 40% नीचे हैं, ट्रंप लगातार ही आने के बाद अपने टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो उस नज़रिए से भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जैसे घटी हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया जैसे वीक हुआ है, तो इन सभी परिस्थितियों के मद्देनज़र ये बजट 2025 कैसा उतरा है, इसके लिए आज हम बात कर रहे हैं सीए समीर अग्रवाल जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है द सीए पल्स में। और आज जो ये बजट 2025 आया है, इस पर आपके साथ में हम जानना चाहेंगे कि ओवरऑल इस बजट को हम कैसे देखते हैं इन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। जी सर। हरी जी, ओवरऑल बजट अच्छा बन पड़ा है। आपने देखा होगा पिछले बजटों में जहाँ पे सरकारें अपना खजाना भरती आई हैं, वहाँ पे इस साल के बजट में सरकार ने अपना खजाना काफ़ी हद तक खाली किया है। और जैसा कि आपको मालूम पड़ा होगा कि जो एक मध्यम वर्ग है, जो कि सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, वो कुछ टाइम से सरकार से दूरी बनाना चालू कर दिया था। तो उसको साधने के लिए भी बजट में एक जो बहुत बड़ी घोषणा की गई है, वो उन लोगों सभी लोगों की 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो कर मुक्त कर दी गई है। तो जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, उनको करीबन 80,000 रुपये का टैक्स का फ़ायदा मिला है। और जिनकी इनकम 24 लाख रुपये और उससे ज़्यादा है, उनको करीबन 1,10,000 रुपये का इस बजट से फ़ायदा मिला है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूं, तो हमारे देश में टोटल 7.5 करोड़ करीब टैक्स पेयर्स हैं। उसमें से जो टैक्स देते हैं वो करीबन 2.8 हैं। और हमारी देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो सिर्फ आज की डेट में भी सिर्फ 2 करोड़ 2% ही टैक्स पेयर्स हैं। और गवर्नमेंट की इस एग्जम्पशन से करीबन 1 करोड़ टैक्स पेयर जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। 2.8 करोड़ जो टैक्स पेयर पेमेंट करते हैं टैक्स की। इसके अलावा गवर्नमेंट को इससे 1 लाख करोड़ करीब का रेवेन्यू लॉस होगा। तो जहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कंजम्पशन बढ़ाने में, लोगों की जेब में पैसा डालना चाहती है गवर्नमेंट। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकनॉमी आगे बढ़ेगी। गवर्नमेंट को ये जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो जीएसटी के रूप में वापस आएगा, कि कंपनियों की सेल बढ़ेगी, कंपनियों की इनकम बढ़ेगी, तो कॉर्पोरेट टैक्स वापस आएगा। तो गवर्नमेंट ने इस बार डिफरेंट रूट लिया है। अच्छी बात रही कि गवर्नमेंट साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट को भी इतना खर्चा करते हुए भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जहाँ 2021 में फिस्कल डेफिसिट 9% था, वहाँ पे गवर्नमेंट अब इसको 4% के आसपास लाने की कोशिश कर रही है। जैसे इस बार 4.8 रहा है और अगले साल उन्होंने 4.4 का टारगेट रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं, बाकी भी जो है गवर्नमेंट का फोकस रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने कोई खास कमी नहीं करी है, उसको फ्लैट रखने की कोशिश करी है। डिफेंस के बजट को भी गवर्नमेंट ने फ्लैट रखने की कोशिश करी हुई है। और जो बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे किसान वर्ग है, उसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स लेके आई है। जैसे क्रेडिट कार्ड लिमिट है, उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। जो दलहन उत्पादन है, उस पर गवर्नमेंट का फोकस रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लेकर के आए हैं, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की जाएंगी जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी है, वहाँ गवर्नमेंट फोकस करेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी गवर्नमेंट ने इस बजट में काफ़ी किया है। जो उनकी 50,000 तक की टीडीएस की लिमिट रहती थी, उसको 1 लाख कर दिया है। इसके अलावा एमएसएमई जो सेक्टर है, उसकी डेफिनेशन चेंज करके उसमें रिक्लासिफिकेशन किया है।
उनकी जो 5 करोड़ लोन गारंटी स्कीम थी उसको 10 करोड़ किया है। गवर्नमेंट ने इस बजट में एक नया इनकम टैक्स बिल लाने की भी बात करी है। टूरिज़्म को बढ़ाने की काफ़ी बात की गई है और 50 डेस्टिनेशन लिए जाएंगे, जिससे ओवरऑल टूरिज़्म पे गवर्नमेंट का शुरू से फोकस रहा है और ये एक इकनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है टूरिज़्म की जो ग्रोथ है। तो गवर्नमेंट ने हर तरीके से कोशिश करी है कि ओवरऑल इकनॉमी आगे बढ़े, क्योंकि देखिए आज हमारा टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनने का। पर जिस तरीके से अभी हमारी जीडीपी की चल रही है, जो 6% ऐसे आपने बताया 6.5% चल रही है, उस रेट से काम नहीं चलेगा। अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमको जो अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो करीबन 10 से 15 साल तक 8 से 9% लानी पड़ेगी। लेकिन सर, जिस तरीके से हम इस बजट को देखते हैं एज ए कॉरपोरेट या एज ए प्रोफेशनल, हम इस बजट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये जान पड़ता है कि कंजम्पशन को बढ़ाने की एक तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया गया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कम होना भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी को ही दर्शाएगा। तो डिफेंस में, रेलवे में बजट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मायूसी शेयर मार्केट में देखने को भी मिली है। इसके साथ साथ ही 12 लाख रुपए की इनकम को, जो एक मिडिल क्लास को रिलीफ देने की कोशिश की है, उस 12 लाख को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है इस समय मार्केट में। 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, क्योंकि एक तरफ स्लैब नजर आते हैं, एक तरफ वो 12 लाख रुपए की इनकम का एग्जाम्पशन नजर आता है। तो थोड़ा सा उसे क्लैरिफाई कीजिए कि आखिर ये 12 लाख रुपए का सच क्या है। जी हरी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो 2 टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जिस तरह इस बार नई स्कीम के लिए लेके आई है और पिछले काफ़ी टाइम से ओल्ड स्कीम के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो एक तरह से थ्योरेटिकल रह गई और प्रैक्टिकली वो स्कीम डेड हो चुकी है। जो नई स्कीम पहले थी उसमें 7 लाख रुपए तक का टैक्स, इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, जिसको कि गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक सबके लिए कर दिया है। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो वो आपको 75,000 की एक्स्ट्रा रिडक्शन मिलेगी और 12,75,000 तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, इसमें ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बार इस पर काफ़ी डिस्प्यूट बना हुआ था कि जैसे आपकी जो इनकम है, कई बार आपकी अदर्स इनकम भी होती है जिनको स्पेशल इनकम कहा जाता है, जैसे कैपिटल गेन की इनकम है, शेयर मार्केट की इनकम है, प्रॉपर्टी परचेज सेल की इनकम है। तो इस पर बड़ी एम्बिग्यूटी बनी हुई थी अभी तक कि यह जो है, जो अदर इनकम है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी उस एग्जम्पशन लिमिट में। स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग रखा जाएगा। हाँ, 12 लाख रुपए की कैलकुलेशन के लिए। हाँ, इस पर एक बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था, अभी रिसेंटली आया था, वो भी उन्होंने इस ओवर रूल कर दिया इसको क्लैरिफिकेशन दे करके। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट्स है लोगों को, और इसके लिए उन लोगों को रिटर्न फाइल करनी होगी, अपनी इन डिडक्शंस को, रिलीफ को क्लेम करना पड़ेगा और तब जा करके इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि आप भी कॉर्पोरेट से संबंध रखते हैं, कॉर्पोरेट के इस बजट को लेकर के बहुत अच्छे रुझान हमें देखने को नहीं मिले। कॉर्पोरेट इस बजट को कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप वहाँ टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो आपको ये बजट कॉर्पोरेशन के एंगल से कैसा नज़र आ रहा है? सर, कॉर्पोरेट के एंगल से भी बजट अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, ये है। दूसरा, कॉर्पोरेट जब भी चाहता है, एक सर्टेनिटी चाहता है जी। तो इस दिशा में काफ़ी एफर्ट्स हैं और सिंप्लीफिकेशन चाहता है लॉ का। तो आप देखिए, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो नया इनकम टैक्स कोड ले करके आएंगे, वो एक अच्छा स्टेप्स है। पिछली बजट में भी गवर्नमेंट ने टीडीएस को काफ़ी सिंप्लीफाइड किया, इस बार भी उन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करी है, रेट्स वगैरह कम करने की कोशिश करी है, तो वो एक अच्छा स्टेप्स है। दूसरा, कई जगह जो लिटिगेशन थी उसको लेकर सर्टेनिटी आई है। जैसे कॉर्पोरेट में एक इशू ये था कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग केसेज होते हैं तो उसमें हर साल एक मार्कअप की रेट, एक आर्म लेंथ प्राइस डिसाइड होता है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आई है कि आप अगले 3 सालों के लिए आप जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मार्कअप आप डिसाइड कर सकते हो, तो जिससे एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे अनसर्टेनिटी रहती थी वो ख़त्म होगी। टीडीएस रेट्स को सिंप्लीफाइड किया है। टीसीएस जो लगता था उसको भी काफ़ी गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड किया है। जैसे 50 लाख के ऊपर परचेज सेल पर दोनों लोग काटने की कोशिश करते थे, बायर भी सेलर भी।
गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि सेलर को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बायर ही करेगा। तो इस तरह करके कॉर्पोरेट्स के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। एक मर्जर एक्विजिशन था, उस पर भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। उस पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि अगर कंपनियों का मर्जर होता है, जो अमलगमेशन एक्विजिशन होता है, तो जो लॉसेज हैं वो 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हमेशा डिस्प्यूट बना हुआ था कि जो लॉसेज हैं वो फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे या जो पिछला पीरियड हो चुका है उसके बाद बैलेंस पीरियड का मिलेगा। तो नाउ दे हैव क्लैरिफाइड कि जो बैलेंस पीरियड है 8 ईयर्स का, वही बेनिफिट मिलेगा। हमारे देश में भी काफ़ी मर्जर्स हो रहे हैं। तो जो अभी कॉन्सेप्ट लेके आए थे फास्ट ट्रैक मर्जर का, गवर्नमेंट ने इस बजट में कहा है, हमारी वित्त मंत्री ने, कि उसको और ज़्यादा हम मोटिवेट करेंगे जी। तो कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बजट ओवरऑल अच्छा रहा है। जहाँ तक जो आपका डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर क्वेश्चंस है, तो गवर्नमेंट का वही एफर्ट्स है कि लोग ईमानदारी से अपना टैक्स दें, लिटिगेशंस कम से कम हो। तो इसको ये नेक्स्ट वीक प्रोड्यूस करेंगे। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा अभी चेंजेस इसमें वेरिएशन नहीं आएंगे। सरकार के वादे और सरकार के इरादे दोनों अलग अलग ही अभी तक तो नज़र आते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी को भी सरकार ने लागू किया और उसके बाद वहाँ पर भी लिटिगेशंस को लेकर के एक लंबा दौर चला जा रहा है। देखते हैं डीटीसी, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कोड या इनकम टैक्स कोड के नाम से जान रहे हैं, ये आने के बाद में कितने लिटिगेशंस कम कर पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बजट 2025 आया है, ये ओवरऑल बेसिस पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप इसे 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार ने बड़े कांटों की राह पर चलते हुए इस बजट को पेश किया है। गठजोड़ की सरकार है, बिहार को अलग स्पेशल पैकेज देने की कोशिश है, आंध्रा को दे रहे हैं। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप इस बजट को कहाँ तोलते हैं? देखिए सर, जैसा मैंने बताया शुरू में कि बजट पे ओवरऑल फोकस किया गया है। अच्छी चीज़ ये रही कि जो स्टार्टअप पे, नए युवकों पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये स्टार्टअप फंड की बात करी है। एआई पे भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एआई के एक्सीलेंस सेंटर्स बनाएंगे। 500 करोड़ अलॉट किए हैं। पर आई थिंक कि वो अभी जिस तरह चाइना भी आ रहा है एआई में, यूएस है, तो वो थोड़ा सा बजट उसमें कम लगता है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एड्रेस करने पड़ेंगे। कुछ इशू हो सकता है बजट के थ्रू नहीं हो पाए हैं, वो है जैसे कि जिस तरीके से रुपीज़ वीक होता जा रहा है, जो आपने शुरू में कहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू बना है वो गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। ये है, तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को अभी काफ़ी काम करना है। ये है, क्योंकि 12 लाख रुपए की आप इनकम एग्जम्प्ट कर दीजिए, लेकिन अगर लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा, तो उस 12 लाख रुपए की उस एग्जम्पशन का एक आम आदमी क्या करने वाला है? बिल्कुल। और आप ये देखिए, इसमें यह है कि जैसे मैंने बताया कि 140 करोड़ में से 7.5 करोड़ टैक्स पेयर हैं और उसमें से 2.8 करोड़ टैक्स देते हैं। पर बाकी तो ये तो सिर्फ 2% 4% वाली बात है। 96% जो है वो पॉपुलेशन गाँव में रहती है या जो और करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या, हमारे यूथ के लिए, उनके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट कर रही है। अभी तो हरी जी ये हो रहा है कि टैक्स एग्जेम्पशन ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की इनकम उस रेट में नहीं बढ़ी। चलिए सर, लेकिन वो मेरा सवाल अभी भी अधूरा रह गया। 10 में से कितने मार्क्स? सर 10 में से मैं अभी इसको 8 मार्क्स दूंगा सर। 8 मार्क्स। अगर आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बजट को लेकर के आपकी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। आप इनवाइट हैं, आप आ सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में बजट 2025 की हाइलाइट्स लेकर आए हैं। समीर अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच में आए।